आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। तो अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें या आप किसी भी एलिमेंट की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो उनके आउटर सेल होते हैं और आउटर सेल के में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में भी अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाने से अगर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इसकी साइज कम होती है। साइज क्यों कम होती है? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में भरने के बाद d में भरता है। अगर इसीलिए अगर हम 3d कहते हैं तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 3d में आता है। यानी 3d में इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो उससे पहले और भी उसमें सेल होते हैं और सेल बीच बीच में होते हैं, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे होता है। बीच वाले अगर शेल्डिंग कर लें, शेल्डिंग माने होता है छिपा लें, अगर वो बढ़िया से छिपा लेते हैं तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी वाले इलेक्ट्रॉन पे जो है कम पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, शेल्डिंग पुअर होती है। पुअर का मतलब पर्दा जो लगा होता है वो हल्का होता है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आउटर वाले यानी 3D वाले में अगर हम बात करते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो न्यूक्लियस अपने तरफ फोर्स लगा के उसे अट्रैक्ट करती है, तो साइज कम हो जाती है। अब हम उसी इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें तो देखो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3D वाले इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है और हम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें एनर्जी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो जनरली ये देखा गया कि अगर आप स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाते हैं, यानी 21 से लेके 30 तक जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ती जाएगी। जैसे मतलब आपका स्कैंडियम है, टाइटियम है, बेरिलियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है, तो इधर जाने पे आपका रेडियस कम होता है। अब रेडियस के साथ साथ हम बता रहे हैं आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब क्या होगा कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3D वाले इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है, तो हम एनर्जी लगा के अगर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल से तो हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसी एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब होना क्या चाहिए? जनरली अगर हम ये बोल दें कि स्कैंडियम से जिंक की तरफ अगर हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज करना चाहिए। और ये मैंने ट्रिक भी दिया है ओनिडा अपॉन मार्क्स। जैसे हमने लिखा ओनिडा, तो ये आपका ओनिडा, ये ट्रिक हमने आपको बता चुके हैं। MARCS पीरियड अपॉन ग्रुप, तो हमने बताया था ऑक्सीडाइजिंग पावर हो, N मीन्स निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन पावर, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। देखो आ गया आई मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ बढ़ती है? पीरियड में। अगर इधर जाएंगे तो मेटेलिक करैक्टर, एटॉमिक रेडियस, रिड्यूसिंग पावर, केमिकल एक्टिविटी, सब्लिमेशन पावर ग्रुप में इंक्रीज करती है। इधर आएंगे तो डिक्रीज करती है। तो देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में इंक्रीज करेगी। अब आप देख लीजिए, देखो स्कैंडियम का है 631 और जिंक का आएंगे 960 है। अब आप देखिए, लेकिन बीच बीच में इरेगुलरिटी है, यानी घट बढ़ रही है। ये घट बढ़ रही है, यही तो आपका एक्सेप्शन है। जैसे देखिए स्कैंडियम 631, अगर आप आएंगे टाइटियम में 656 बढ़ रहा है, फिर बेरिलियम में 650 हो गया, घट गई। तो ये जो आपका एक्सेप्शन है, प्रॉब्लम है, यही एग्जाम में नीट में आता है। फिर क्रोमियम में आए, बढ़ गई। फिर देखो मैग्नीज में आएंगी 717 हो गया, इंक्रीज करेगी। उसके बाद ये इंक्रीज होते आ रही है, फिर यहाँ डिक्रीज हो गई, और उसके बाद में आपको ये जो है घट गई, फिर उसके बाद बढ़ती रही है। तो बीच बीच में कहीं घट बढ़ रही है, ये एक तरह का प्रॉब्लम है, एक्सेप्शन है। और अगर आप एक चीज और ध्यान लीजिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है हाफ फील्ड और फुल फील्ड पे। जैसे हमने बताया कि हाफ फील्ड क्या है, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो और एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल होता है। और अगर डी में 10 हो और एस में 2 हो तो फुल फील्ड हो। तो फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होती है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होती है इनकम्प्लीट में, यानी इससे कम में भरे हों। तो ये आपको याद करना होगा कि स्कैंडियम से जिंक में जनरली आपकी इंक्रीज करती है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इरेगुलरिटीज है,
वो आपको याद करना है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्या होगा, अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, अगर हम सेकंड में आते हैं, इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहते हैं, तो देखो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती। देखिए 631 से हो गया आपका स्कैंडियम का 1235, ट्राइटियम में लेंगे 656, और आपका इस ट्राइटियम में सेकंड में आएंगे 1309। तो ऐसे सबकी बढ़ी है। होता क्या है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई मोहल्ले में कुतिया अपनी बच्चा ली है और उसके पास कई सारे बच्चे, मान लो 15-20 बच्चे या 10 बच्चे या 6 बच्चे हैं। अगर कुतिया के एक बच्चे को तुम उठा ले जाओ, तो देखो अगला बच्चा जब उठाना, कुतिया जाग चुकी होगी। क्यों, अगर जाओगे उठाने फिर काट लेगी तुमको। इसका मतलब क्या है, ऐसे सेम न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस से अगर पहला, अगर आप आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो न्यूक्लियस जाग चुकी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देगी। अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो और मजबूती से उसको पकड़े रहेगी। इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको पता करे। हमने कुतिया के बच्चों क्यों कहा, क्योंकि कुतिया ही न्यूक्लियस है और उसके बच्चे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन है जो आउटर सेल में है। तो सेम एग्जाम्पल है कि अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालिए तो तीसरा में देखो और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए तीसरा निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी 23993। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरा का तो देखो 2657 हो जाएगी। अगला आएंगे 1414 है तो 2833 हो जाएगी। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर आर्डर कहा जाए, इंक्रीजिंग आर्डर, तो सबसे ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड का, उसके बाद आपका होगा सेकंड का, उसके बाद होगा सबसे कम ये भी सवाल पूछा गया है। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आर्डर है। लेकिन जो बीच बीच में प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इसको आप याद करेंगे, इसको 15-20 बार देखेंगे, ये याद हो जाएगी। ये कई बार पूछा गया इसका आर्डर।